तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, उसका पढ़ रहे थे। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर देती हूँ। इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो बॉडी को जब आप नीचे से ऊपर की दिशा में फेंकते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं रहती, मालूम है ना। इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऐसे ऊपर की दिशा में अगर बॉल फेंकोगे तो उसको कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी देना पड़ेगा ना, तो उसका u 0 नहीं रहता है और वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रहता है, तो a इज इक्वल टू जी रहता है। लेकिन आपको मालूम है कि नीचे से ऊपर की दिशा में तो a इज इक्वल टू जी भले ही रहेगा, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव? निगेटिव। तो ये देखो अपने नीचे का, ये देखो यहाँ पर इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड तो u इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू माइनस जी, और s को क्या डालेंगे h। तो इस प्रकार हमारा इक्वेशन जो बना था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और दूसरा वाला इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला बना था, s के बदले h, तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो क्या बना था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, a के बदले माइनस g डाला, s को h डाला। और आखिरी वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n माइनस 1, तो u को u रखेंगे क्योंकि u हमारा 0 नहीं था, a को माइनस g डालेंगे और ये बनेगा u माइनस हाफ ऑफ g इंटू 2n माइनस 1। नाउ द बॉडी, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है कि बॉडी इज भले ही प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, बट राइट नाउ द बॉडी हैज नॉट अटेंडेड द मैक्सिमम हाइट। बॉडी को हम लोग ने वर्टिकली अपवर्ड तो भले ही फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड जा रही है बॉडी, लेकिन बॉडी ने मैक्सिमम हाइट अभी अटेंड नहीं करी है। लेकिन उसके बाद मैंने आखिरी की कंडीशन में, देखो आखिरी में दिखाया है कि अगर बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड है और उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड करी है तो फिर कंडीशन बदल जाती है। तो मैंने बोला था कि अगर बॉडी वर्टिकली अपवर्ड है एंड इट हैज अटेंड द मैक्सिमम हाइट, तो u तो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी वर्टिकली अपवर्ड हमने प्रोजेक्ट करी है, तो u तो 0 नहीं होगा, a इज इक्वल टू माइनस जी होगा, s इज इक्वल टू h होगा। ये सब चेंजेस, ये सब कंडीशंस ऊपर में भी आए हैं जब बॉडी ने मैक्सिमम हाइट अटेंड नहीं करी थी। लेकिन एक कंडीशन बदल गई कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या बनती है, 0। तो फिर हमारा जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो मैंने v को यहाँ पर 0 डाला है। कैन यू सी दैट, v को यहाँ पर मैंने 0 डाला है। हालांकि जब मैंने यहाँ पर व्हेन द बॉडी हैज नॉट अटेंडेड द मैक्सिमम हाइट, तब मैंने v 0 नहीं डाला था। कैन यू टेल मी व्हाई तभी मैंने 0 नहीं डाला था? जब बॉडी ने मैक्सिमम हाइट अटेंड नहीं करी थी तब मैंने v उसका 0 नहीं डाला था। तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, 0 नहीं हुई थी। राइट, जब बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ये कौन बोला रे, नाम बताइए। राधा। हाँ, कौन? राधा। राधा, वेरी गुड राधा। तो जब बॉडी को नीचे से वर्टिकली अपवर्ड आपने फेंका था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, लेकिन जब वो रास्ते में कहीं ना कहीं पहुंची थी, लेकिन एकदम मैक्सिमम ऊंचाई पे नहीं पहुंची थी अभी, ऑन द वे है, अभी वो ऑन द वे है, ऊपर के दिशा में जा रही, बट शी इज ऑन द वे। शी इज मतलब इट इज नॉट, शी इज नहीं बोलेंगे, इट इज ऑन द वे। तो जब ये इन बिटवीन रास्ते में कहीं तो भी है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होनी है, इसलिए वहां पर आप भी गलती से भी 0 नहीं डालना। ये बात ध्यान में रखना, दिमाग में फिट रखो कंडीशंस। और एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ गए तो रूल्स हमको कंटिन्यू फॉलो करते रहना चाहिए। फिर बाद में मैंने तीसरे कॉलम में लिखा है कि व्हेन द बॉडी हैज अटेंडेड द मैक्सिमम हाइट, तब मैंने v 0 डाला है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो a के बदले माइनस जी डाला, v के बदले 0 डाला, और फिर हमें 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी मिला। ये वाला इक्वेशन के बारे में बात कर रही हूँ। और फिर यू गॉट u इज इक्वल टू जी टी, और इस प्रकार हमें t की वैल्यू मिली है, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी। सिमिलरली ये वाला जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें u को u रखेंगे और प्लस के बदले माइनस करेंगे, a के बदले g डालेंगे, तो इस प्रकार h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये तो मिल गया था, लेकिन जब बॉडी हैज अटेंडेड द मैक्सिमम हाइट तो हमारा u इज इक्वल टू जी टी हो गया था, तो मैंने u के बदले जी टी डाल दिया। ये देखो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, u इज इक्वल टू जी टी। तो u इज इक्वल टू जी टी डालने के बाद जी टी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, इट बिकम्स हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और इस प्रकार हमें h की वैल्यू मिली है हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। h की वैल्यू मिली है हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और फिर ये 2 उधर भेज दो लेफ्ट साइड में, तो ये बनेगा 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड यू गॉट t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो ये जो रेड कलर के बॉक्स में मैंने फॉर्मूले लिए ना, बड़े काम के फॉर्मूले हैं, ये आपको रट्टा मार के रखने हैं। रेड कलर के बॉक्स में जो फॉर्मूले t इज इक्वल टू यू बाई जी,
h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और आइदर यू कैन से t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। अब ये आखिरी वाला थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन देखो कैसे बन गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो u ला यूज ठेवायचं और a के बदले माइनस g डालेंगे और s के बदले h डालेंगे, तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, देयरफॉर u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। सो ये वेलोसिटी क्या है, जब जिस वेलोसिटी के साथ अपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था इनिशियली बॉडी को नीचे से ऊपर की दिशा में फेंकते वक्त जिस वेलोसिटी के साथ अपने बॉडी को फेंका था वो वेलोसिटी हमें मिल गई u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। और उसके बाद में काफी सीक्रेट बातें आपको बताने वाली हूँ जो आपके ध्यान में आ गई होंगी, लेकिन अभी नहीं आई होंगी ध्यान में, ऐसे प्रैक्टिकली आपने नोटिस करी होंगी, लेकिन बहुत सीक्रेट बातें अभी बताने वाली हूँ मैं आपको। अगर आपने थोड़ा मैं ये फॉर्मूले पे ध्यान देके रखना, u is equal to under root of 2gh, this is the velocity when the body is projected vertically upward। और जब अपने बॉडी को when the body is dropped from some height, उसमें जब बॉडी जमीन के साथ टकराई थी, when the body attains the ground और reaches the ground, तब बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या आई थी, आपको याद होगा फॉर्मूला, तो वो भी मैंने रेड कलर के बॉक्स में फॉर्मूला अंडरलाइन किया था, ये देखो, कैन यू सी दैट, ये कैन यू सी दैट दिस वन, जब बॉडी जमीन पे टकराई थी तो कितने वेलोसिटी के साथ जमीन पे टकराई थी, जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही थी और जमीन के साथ जब टकराई थी तब कितने वेलोसिटी के साथ टकराई थी रे, अंडर रूट ऑफ 2g। राइट, अंडर रूट ऑफ 2gh। और यही फॉर्मूला आपका तभी भी आया है जब बॉडी को आपने नीचे से वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका था उसका भी u का फॉर्मूला भी वही आया अंडर रूट ऑफ 2gh। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते वक्त और ऊपर से जब बॉडी नीचे आएंगी तो जब जमीन के साथ टकराएंगी तब की वेलोसिटी ये है अंडर रूट ऑफ 2gh, और जिस वेलोसिटी के साथ आपने फेंका था वो भी अंडर रूट ऑफ 2gh। मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो वेलोसिटी थी वो और जमीन पे टकराने की वेलोसिटी सेम आ रही है। अब बताऊंगी, रुको, तो थोड़ा पेशेंस रखो, सब एक एक करके राज खोलेंगे हम लोग। और अच्छा, एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रही थी, वो भी सेम नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो आपको आ रहा है v इज इक्वल टू जी टी, है ना, v इज इक्वल टू जब वो जमीन के साथ टकराती है तब की वेलोसिटी v इज इक्वल टू जी टी, और वहां पर जब आपने बॉडी को छोड़ा था, प्रोजेक्ट किया था u तो वो u इज इक्वल टू जी टी आया था। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? देखो, जब जमीन के साथ टकराई तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू जी टी, और जब आपने प्रोजेक्ट किया था वर्टिकली अपवर्ड तब u इज इक्वल टू जी टी। एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पर ये आपका हाइट का फॉर्मूला देखो क्या आया, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और टाइम का फॉर्म्युला देखो क्या आहे, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। हा फॉर्म्युला बघा, हा आणि हा बघा, आणि आता मी तिकडे घेऊन जाते तुम्हाला, कुठे, लास्ट पेज वर आपण जिथे होतो आता राइट नाउ, ये फॉर्मूले पे लेके जाती हूँ। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कहाँ गया रे, ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ के फॉर्मूले देखो, ये देखो u इज इक्वल टू जी टी, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, t इज अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, और u इज अंडर रूट ऑफ 2gh। बिल्कुल सेम फॉर्मूले नहीं लग रहे क्या आपको? इज आर लुकिंग सेम? यस मैम। राइट, यस मैम। तो अभी ये क्यों सेम लगते हैं वो सब अभी हम एक एक राज खोलेंगे अभी। अच्छा, बॉडी इज व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड इट हैज अटेन्ड द मैक्सिमम हाइट, इस कंडीशन के अनुसार ये फॉर्मूले में कैसे चेंजेस आया वो समझा क्या आपको? बोलो। उसके बाद हमने ग्राफ पढ़े थे, राइट, ग्राफ की डिस्कशन करे थे उसमें। ये देखो 3 ग्राफ, पहला वाला ग्राफ दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी नीचे से ऊपर जा रही, वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। तो जब बॉडी ने मैक्सिमम हाइट अटेंड करी थी, जिस मैक्सिमम हाइट को आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, ये हाइट मैक्सिमम हाइट अटेंड करी थी। तो तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, जब हाइट मैक्सिमम अटेंड करती तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आपका v जो है वो 0 हो गया था, v 0 हो गया था। कहाँ पर? ये मैक्सिमम हाइट पे v 0 हो गया था, राइट। फिर ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद बॉडी फिर नीचे आ रही थी, यहाँ पर जमीन पे पहुंची थी। तो जब जमीन पे पहुंचती थी तब उसकी वेलोसिटी v इज अंडर रूट ऑफ 2gh थी, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जब निकल रही थी तभी यही वेलोसिटी के साथ निकली थी। तो जिस वेलोसिटी के साथ निकली थी उसी वेलोसिटी के साथ जमीन पे टकराती वापस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा आया था, इट इज अ पैराबोलिक नेचर। देखो, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट,
तो हमारा ग्राफ का नेचर जो है वो पैराबोलिक आ रहा था। ऐसा क्यों आ रहा था रे? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो अगर ए हम कांस्टेंट पकड़ लेते, बिकॉज इट इज अंडर द, जब नीचे से ऊपर जा रही है ऊपर से नीचे आ रही है तो इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो u जो है वो जीरो नहीं रहेगा। लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त u अगर जीरो पकड़ते तो मैं ऊपर से नीचे वाला पाथ पकड़ लूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ऊपर से नीचे वाला पाथ पकड़ू तो u जीरो हो जाएगा मेरा, तो हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर आएगा। तो फिर a तो कांस्टेंट है, तो आई कैन से s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो मैंने बोला था एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी को डायरेक्ट स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होंगी डायरेक्टली। तो नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, और जो सिंगल पावर वाली क्वांटिटी है उसके तरफ ग्राफ झुकता है, बरोबर है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा क्यों ग्राफ आया, तो अभी ऐसा नहीं है, अभी हमारा है एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड, सिर्फ इसका नहीं, पूरा थ्रू आउट द एंटायर पाथ हम ड्रॉ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। तो हमने मैक्सिमम हाइट के लिए ग्राफ प्लॉट किया है। तो पहले ही वो नीचे से ऊपर जाएंगी, फिर मैक्सिमम ऊंचाई पे जाएंगी, फिर वो ऊपर से नीचे आएंगी। तो कभी भी वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जब जाती ना, तो बोलने के लिए हम बोलते वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, पर एक्चुअली जब भी वो, मैंने बोला था आपको उस दिन, या आप करके देखना, घर पे बाहर निकलना गेट से बाहर और एक पत्थर लेना हाथ में, और वो पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकना, तो वो पत्थर आपको लगेगा कि एग्जैक्टली शार्प वर्टिकली अपवर्ड गया, लेकिन वो एक्चुअली ऐसी पाथ परफॉर्म करता ही नहीं, वो लिटिल बिट ऐसा पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके ऐसी पाथ परफॉर्म करके आता है, ना कि वो ऐसी करके ऐसी नहीं आता। देखो ऐसे, हाँ भले ये लंबा पैराबोला का जो ये जो एंगल है, ये हो सकता है कि पाथ ये इतना लंबा ना हो, ये हो सकता है कि छोटा पाथ हो, ऐसा भी हो सकता है, छोटा पाथ हो सकता है कि ऊंचाई पे भले ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचे, बहुत ऊंचाई पे पहुंचे, पर हो सकता है कि ऊंचाई पे पहुंचे पर इतना लंबा चौड़ा रेंज ना कवर करे, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं इसको, मैं बताऊंगी अभी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ट्रैजेक्टरी, ये सब कंसेप्ट अभी इसके आगे का नया चैप्टर है ना, मोशन इन 2 डायमेंशन नीट का, उसमें ये आने वाले कंसेप्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर वो कंसेप्ट बताया नहीं। तो ये जो आड़ी वाली डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, आड़ी वाले डिस्टेंस को। तो ये अपने को मोशन इन 2D में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो राइट नाउ मैं ऐसा बोल सकती हूँ आपको कि अगर मेरा एक आधा पत्थर में नीचे से ऊपर फेंकू, तो नीचे से ऊपर जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन ये सब करते वक्त वो जो उसको ट्रैजेक्टरी कवर करता है, इसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। जिस टाइप की ट्रैजेक्टरी वो कवर करता है पार्टिकल, वो स्ट्रेट लाइन ट्रैजेक्टरी नहीं होती, वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी होती है, और इसीलिए यहाँ पर पैराबोला आया हुआ है, ठीक है। इट इज ए पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। Why this is a parabolic? We will study it in motion in 2D. Okay? So उसका टेंशन नहीं लेना, पूरे कंसेप्ट उसमें मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है वो बताऊंगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ये बताऊंगी, ट्रैजेक्टरी किसको बोलते हैं ये बताएंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज किसको बोलते हैं वो बताएंगे, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले हैं उसमें। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो। अभी यहाँ पे दूसरा ग्राफ आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। ये मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ, मैंने ये आपको एग्जाम्पल में समझाने के लिए ये सब रीडिंग डाले थे, तो इसलिए इसको निकाल देते ये रीडिंग्स को। अभी प्लेन ग्राफ बनाएंगे। देखो एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। तो आपका रेड कलर का जो ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने, दैट इज इंडिकेटिंग द प्रॉपर ग्राफ। तो ऐसा क्यों आया रही है, तो हमारा जब पार्टिकल हमने नीचे से ऊपर की दिशा में फेंका था, तो उसको वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी ना, यू पॉझिटिव्ह था ना, उसका यू पॉझिटिव्ह था की नाही, जेव्हा खालून वरती बॉल फेकला तर तुम्हाला त्याला तुम्ही त्याला निगेटिव्ह वेलोसिटी द्याल तर तो कसा जाईल रे, त्याला पॉझिटिव्ह वेलोसिटी द्यावं लागेल, मग तो हळूहळू वर जाईल। ऐका, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम 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 होते जाएंगी। तो कम कम हो रही ना वेलोसिटी, देखो कम कम हो रही कि नहीं, मग हा ग्राफ उतरता हुआ नहीं नजर आएगा क्या, देखो उसकी वेलोसिटी कम कम हो रही ना। देखो मैं फिर से बताती हूँ, आपने बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका, कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी, फॉर एग्जाम्पल की उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर वो और ऊपर गया, क्योंकि टाइम के अनुसार तो वो आगे बढ़ेगा, टाइम के अनुसार वो आगे बढ़ेगा कि नहीं, टाइम के अनुसार आगे बढ़ेगा कि वही रहेगा, बोलो। बढ़ेगा मैम, आगे बढ़ेगा इन द सेंस, हाँ आगे बढ़ेगा इन द सेंस ऊपर की दिशा में जाएगा। अब वो
टाइम गुजरते जा रहा है. देखो 0 सेकंद पे आपने उसको 10 मीटर पर सेकंद वेलोसिटी दी थी. 1 सेकंदाला तो आणखी उंच गेला पण वेलोसिटी डाऊन झाली. किती झाली? 8. आणखी 1 सेकंदाला तो आणखी उंच गेला और ऊपर गया पण वेलोसिटी और डाउन हो गई. और तीसरे सेकंड पे और ऊंचाई पे गया लेकिन वेलोसिटी डाउन हो गई. तो ऐसा करते 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 वो सपोज 5वें सेकंड पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा. 5वें सेकंड पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा. तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी हुई होंगी बताओ? 0. राइट. 5वें सेकंड पे 0. राइट. तो 5वें सेकंड पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी पक्का 0 हुई होंगी. तो इसीलिए मेरा ग्राफ ऐसा आएगा. देखो पहले 10 थी वेलोसिटी, फिर 8 हो गई, फिर 7 हो गई, हाँ, फिर 6 सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंद. ऐसा करते 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 जब 5वें सेकंद पे 0 सेकंदला त्याची वेलोसिटी 10 होती. मग एका सेकंदला त्याची वेलोसिटी झाली आहे 8. मग दुसऱ्या सेकंदाला त्याची वेलोसिटी झाली आहे 6. मग तिसऱ्या सेकंदाला त्याची वेलोसिटी झाली आहे 6.5 आणि 5व्या सेकंदाला त्याची वेलोसिटी झाली आहे 0. कळलं का? लाइक दैट. ऐसा करत 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 5वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी पूरी तरह से 0 हो गई और इसीलिए 5वें सेकंड पे मेरा ग्राफ इसको टच कर रहा है. अब 6ठे सेकंड पे क्या हुआ? अभी वो तो 5वें सेकंड पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची ना. देखो सुनो बताती हूँ. जब भी मैंने ये बॉल है मेरे हाथ में, समझने में और ग्राफ में दिक्कत होती है. क्या होता है बच्चों को लगता है मैडम तो ऊपर ड्रॉ करी, मैडम नीचे क्यों ड्रॉ करी? तो हमारा पार्टिकल ऊपर जा रहा बट वेलोसिटी नीचे नीचे हो रही है, म्हणजे कम कम हो रही. देखो हा बॉल आहे, मी असा हातात पकडून उंचावर फेकला, राईट. जेव्हा मी त्याला फेकला तेव्हा त्याची वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होती बॉलची. आता हा बॉल जसा जसा उंच जाईल और ऊंचाई पे जाएगा, गया ऊंचाई पे, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड. तो ये मेरा एक्स एक्सिस है टाइम का. इसमें मैं प्लॉट कर रही हूँ टाइम एक्स एक्सिस पे यहाँ पर, और वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट कर रही हूँ वेलोसिटी. तो मैंने यहाँ पे कुछ रीडिंग्स लिख के रखे. सपोज फॉर एग्जांपल ये रीडिंग है 2, 4, 6, 8. थोड़ा ले लेते और लेते. 1 मिनट, एक और रीडिंग बढ़ा देती हूँ. क्या करूँ? 2, 4, 6, 8, 10. ओके. तो मेरे पार्टिकल की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 थी जब मैंने स्टार्टिंग में उसको छोड़ा था, तो ये थी 10. अब 1 सेकंड के बाद ये 8 हो गई इसकी. 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 8. तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है 8. तो ये हो गई 8. मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा. अभी अगले 1 सेकंड के बाद, मतलब पूरे कितने 2 सेकंड हो गए, तो उसकी वेलोसिटी हो गई 6. अगले और 1 सेकंड के बाद तो उसकी वेलोसिटी हो गई 6. देखो अगले 1 और सेकंड के बाद, म्हणजे 1 और 1 अभी कितने हो गए? 2 ना, है ना? कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब उसके अगले 1 सेकंड के बाद वो और ऊपर गया बॉल मेरा, उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ से हो गई इसके, ये देखो 4 हो गई. तो ये 3 सेकंड पे हुआ उसका. अगले 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड. तो ये ऐसा, ये देखो 2 की राइडिंग, ये देखो 4 सेकंड पे. उसके और एक अगले 1 सेकंड के बाद उसकी वो मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुंचा बॉल. अभी इससे ऊंचा वो नहीं जाएगा. तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. तो ये 5वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी हो गई 0. तो इसलिए ये लाइन ऐसी टच करी, 0 को टच कर रही. आर यू गेटिंग नाउ? तो हाँ. यस मैम. अब सुनो, अब अभी मेरा बॉल ऊपर तो चला गया, अब वो नीचे नहीं आएगा क्या? वहीं पे लटक रहेगा क्या? नीचे तो आएगा ना. तो अब आएगा नीचे. ये वाले लाइन समझ में आ गए? ओके. अब वो आएगा नीचे. तो मैं यहाँ पे यू पॉजिटिव लिख देती हूँ. ओके. अब ये मेरा बॉल आने वाला है नीचे के तरफ. अब वो सबसे ऊंचाई पे मैक्सिमम हाइट पे है और तब उसकी वेलोसिटी 0. अब आएगा नीचे. तभी नीचे की दिशा आएंगे. 1 सेकंड के बाद फिर से उसकी वेलोसिटी बन गई 2 मीटर पर सेकंड. फिर और 1 सेकंड के बाद बन गई 4 मीटर पर सेकंड. फिर और 1 सेकंड के बाद बन गई 6 मीटर पर सेकंड. फिर और लाइक दैट. ऐसा करते करते मेरा बीच का क्या, ये देखो 4 इधर आएगा, 6 इधर आएगा. फिर और 1 सेकंड के बाद बन गई 8 मीटर पर सेकंड. और फिर आखिरी में 1 और सेकंड के बाद बन गई 10. और जब जमीन पे हिट करा उसने तो 10 मीटर पर सेकंड के साथ करा है. जमीन पे इन द सेंस कि जिस जगह पे वो आया था इनिशियली, जिस ऊंचाई से मैंने उसको रिलीज किया था, उस ऊंचाई, उस हाइट पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. तो अब देखो, अब नीचे, अभी मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है. तो अभी बढ़ते जा रही है तो मैं इधर की तरफ बनाती, मैं 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह तक ये ऐसे.
अब बच्चे क्या पूछते हैं, मैडम यहाँ तो -2 है, मान तो -4 है, -6, तो ऐसा क्यों? तो उसकी वेलोसिटी माइनस हुई क्या? नहीं 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 नहीं, उसकी वेलोसिटी माइनस नहीं हुई, लेकिन जब पहले वो नीचे से ऊपर जा रहा था, अब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो भी दिशा में पहले जा रहा था उसकी अपोजिट दिशा में जा रहा है ना वो अभी, तो वो दिशा ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अभी उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई बा, ये उसका मीनिंग है। अब समझे क्या की पहिले वर्टिकली अपवर्ड चालला होता तर आता वर्टिकली डाऊनवर्ड येतोय, तर ऍट अ टाइम आपण वर्टिकली अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड दोन्ही ग्राफ इथे काढलेले आहेत, आणि म्हणून हा ऑब्जेक्टचा वेलोसिटीचा आणि ग्राफ का नेचर ऐसा आ रहा है। तो ये वाला ग्राफ हमें बताता है कि पहले ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा था, अब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई और वो अभी ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम ऊंचाई पे जब वो पहुंचा था तब की उसकी वेलोसिटी थी 0। ठीक है, अभी तीसरा जो ग्राफ था हमारा कौन सा, हाँ, और ये टाइम, हाँ, अगर इस पॉइंट पे मैं आपको पूछूं कि टाइम कितना लगा था, तो टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो सिंबॉलिकली बोला जाता है u/g, क्या बोला जाता है? u/g। आप बोलेंगे मैडम आपने ये टाइम कैसा निकाला? बताती हूँ मैं, टाइम t = u/g मैंने कैसे निकाला, बिल्कुल सिंपल है। ये देखो v = u + at, बरोबर है। अब जब ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर की दिशा में जा रहा था तो ये u था और a g था, -g और t, और जब वो मैक्सिमम ऊंचाई पे जाता तो v की वैल्यू मैंने क्या डाली थी? 0, तो 0 = u - gt, तो फिर gt = u, तो फिर t = u/g नहीं हुआ क्या? मतलब जो मैक्सिमम ऊंचाई पे जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है बोलिए? u/g। वेरी गुड, यही तो बात है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये देखो ना, मैंने v की वैल्यू यहाँ पर 0 डाली, सुनो, मैंने यहाँ पर v की वैल्यू 0 डाली, इट मीन्स कि समझ जाओ मेरा पार्टिकल मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुंच गया। मुझे कैसे पता कि मेरा पार्टिकल मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुंच गया? क्योंकि जब मेरा पार्टिकल मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुंचेगा तभी तो उसकी फायनल वेलोसिटी 0 बनेगी ना। जेव्हा माझा पार्टिकल मॅक्झिमम हाईटला पोहोचेल तेव्हाच मी त्याची फायनल वेलोसिटी 0 टाकणार ना। मग इनडायरेक्टली मला सांगा, पार्टिकलला फायनल वेलोसिटी 0 अटेंड करायला जो टाइम लागला, पार्टिकलला फायनल वेलोसिटी 0 अटेंड करायला जो टाइम लागला, तोच टाइम म्हणजे मॅक्झिमम हाईट अटेंड करायला लागलेला टाइम। एकच गोष्ट नाही झाली का? समजा एखाद्याने म्हटलं की मॅडम पार्टिकलला मॅक्झिमम हाईटवर पोहोचायला किती वेळ लागला, ह्याचा टाइम आणि पार्टिकलची फायनल वेलोसिटी 0 जेव्हा झाली तो टाइम सारखाच आहे का? तर मला तुम्हीच सांगा, मी तुम्हाला क्रॉस क्वेश्चन करते कि जब जिस मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए लगने वाला टाइम आणि फाइनल वेलोसिटी 0 अटेंड करने के लिए लगने वाला टाइम, बोलने का तरीका अलग हो गया पर मीनिंग तो एक ही होगा ना रे? यस मैम। हाँ, ये दिमाग की बत्ती जलाओ अभी कि जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हाइट पे मतलब जब जिस मोमेंट पे वो मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुंचेगा उसी मोमेंट पे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है ना। तो ये दोनों चीजें बोलने में अपने आप में अलग लग रही, पर बात तो एक ही बोल रहा है सामने वाला। तो इसलिए टाइम जो मैंने निकाल के बताया gt = u, तो t = u/g, ये काहे का टाइम निकाला रे मैंने? बोलो तो सही, ये काहे का टाइम निकाला? मैक्सिमम पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वहां अभी अभी एक स्टूडेंट बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी 0 होने का टाइम और दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का टाइम। देखो मेरे को दो अलग अलग आंसर मिले, बट दोनों को एक ही बात बोलनी थी। आंसर मेरे को दो अलग अलग तरीके से मिले, पर दोनों को एक ही चीज बोलना है कि जब जिस वक्त वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा उसी वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बनेगी। तो मग टाइम किती काढला? t = u/g। अब समझे? यस मैम। ओके, और अभी यहाँ पर वो जमीन पे पहुंच रहा, तो ये जमीन पे पहुंचने का टाइम देखो, टाइम ऑफ असेंट = टाइम ऑफ डिसेंट होता है, ध्यान में रखना। टाइम ऑफ असेंट = टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब डिसेंट म्हणजे उतरना आणि असेंट म्हणजे चढ़ना। असेंट यानी चढ़ना, डिसेंट यानी उतरना। तो जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट पे चढ़ने के लिए लगा है उतना ही टाइम उसको नीचे जमीन पे आने के लिए लगा है, ये ध्यान में रखना। सपोज उसको नीचे से ऊपर जाने के लिए मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए 5 सेकंड लगे, तो मैक्सिमम हाइट से जमीन पर आने के लिए भी 5 सेकंड लगेंगे। समझे क्या? तो ये जो नीचे से मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं, और मैक्सिमम हाइट से नीचे जमीन पे आने के लिए जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ असेंट एंड द टाइम ऑफ डिसेंट, देखो मैं यहाँ पे लिखा के देती हूँ टाइम ऑफ असेंट किसे कहते हैं। टाइम ऑफ असेंट यहाँ पे नीचे लिखेंगे अपन,
टाइम ऑफ असेंट is equal to time of descent. टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, तो इसको TA बोल सकते हो और इसको टाइम ऑफ TD बोल सकते हो, या आपके एररलेस में इसको T1, टाइम ऑफ असेंट को T1 और टाइम ऑफ डिसेंट को T2 बोला है, और ये इक्वल इक्वल होते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने निकाला U/G, यहाँ पे भी लिखती हूँ U/G। तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकाला वो T इज इक्वल टू U/G, वो याद आया क्या आपको? T इज इक्वल टू U/G कसं काढलं हे कळलं का? आत्ताच तर घेऊन दाखवलं होतं मी तुम्हाला, पुन्हा सांगते बघ, आत्ताच सांगितलं होतं V इज इक्वल टू U प्लस AT. तो व्हर्टिकली अपवर्ड आहे, ऐका, व्हर्टिकली अपवर्ड आहे, तर U ला U ठेवायचं, A ला -G टाकायचं, T टाकायचं, V. आणि ऍट मॅक्झिमम हाईट आपण V काय घेतो? 0. मग V0 टाकायचं त्या इक्वेशन मध्ये, V0 टाकला, मग 0 इज इक्वल टू U मायनस GT, तर मग U इज इक्वल टू GT, तो मग U/G इज इक्वल टू T. इस प्रकार मैंने क्या निकाला? टाइम ऑफ असेंट, क्योंकि ऊपर पहुंचने का टाइम निकाला मैंने, ऊपर पहुंचने का टाइम ऑफ असेंट, तो उतना ही टाइम नीचे पहुंचने का होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसलिए टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज TA इज इक्वल टू TD इज इक्वल टू U/G। और पूरी एंटायर ट्रैजेक्टरी कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय ट्रैजेक्टरी? The path followed by the particle while it moves under the effect of gravity. जब एखादा पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो पाथ फॉलो करके जमीन पे पहुंचता है, तो जैसे कि ये देखो, ये पाथ फॉलो करके हमारा पार्टिकल जमीन पे पहुंचा, ये वाला पाथ फॉलो करके जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये पाथ को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। तो ये पूरी एंटायर ट्रैजेक्टरी कवर करने के लिए पार्टिकल को जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ फ्लाइट? ये सब कंसेप्ट अगले लेसन में है हमारे। तो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर द एंटायर ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी चढ़ने के लिए लगने वाला टाइम और उतरने के लिए लगने वाला टाइम, चढ़ने के लिए लगने वाला TA और उतरने के लिए लगने वाला TD। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट को सिंबॉलिकली, कैपिटल T बोलते हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ असेंटला आपण T1 म्हटलंय आणि टाइम ऑफ डिसेंटला T2 म्हटलंय, तर T1 आणि T2 ची व्हॅल्यू सेमच आहे, U/G. तो कॅन आय से द टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू 2U/G, राइट? The time of flight capital T is equal to 2U/G, isn't it? Yes, ma'am. Okay? तो ये अभी दिमाग में फिट करके रखो। फॉर वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, when the body is under the effect of gravity, the time of flight is 2U/G, whereas time of ascent and time of descent is only U/G. टाइम ऑफ असेंट आणि टाइम ऑफ डिसेंट जर काढायचं असेल तर तो फक्त U/G आहे, पण टाइम ऑफ फ्लाइट जर असेल तर तो त्याचा डबल आहे। टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल ऑफ U/G, म्हणजे 2U/G। ठीक है, अभी धीरे धीरे आ रहा है समझ में आपको। ओके, अब यहाँ तक हमारे, और ये ग्राफ तो मैंने बता ही दिया था उस दिन, ये वाला ग्राफ, कि अगर एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन प्लॉट कर रहे हो और बॉडी की मोशन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है, तो इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, पर नीचे से ऊपर जा रही है, तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो निगेटिव मिलेगा। क्यों रे? क्योंकि बॉडी की मोशन ऊपर की दिशा में है और ग्रेविटी उसको नीचे की दिशा में खींच रहा है, तो वो उसको अपोज करने का काम करता है, रिटार्ड करने का काम करता है, और इसलिए हम A इज इक्वल टू -G डालते हैं। तो A इज इक्वल टू -G डालते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट ग्रेविटी होती है ना, इवन दो A इज इक्वल टू -G, बट इट इज द अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विच इज कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट होता है तो हमें ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, व्हाट इट मीन्स की तो कांस्टेंट ऐसे युनिफॉर्म रिटार्डेशन एक्सपिरियन्स करतोय। कोण? जो बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जातोय तो कॉन्स्टंट युनिफॉर्म रिटार्डेशन एक्सपिरियन्स करतोय। पण ती जर बॉडी वरून खाली येत असेल तर ग्राफ कसा असतो रे? असा असतो, आठवला? वरून खाली येत असेल तर हा वर, आणि स्ट्रेट लाईनच असतो, स्ट्रेट लाईन असतो, आणि इथे A इज इक्वल टू काय असतो? +G असतो, आठवलं का?
Yes, ma'am. मग आता इथे a इज इक्वल टू प्लस जी का असतो? वाय a इज इक्वल टू प्लस जी ओव्हर हिअर? कारण की ते ग्रॅव्हिटीच्या अलॉंग आलेलं आहे. ग्रेविटी के फेवर में आ रहा है वो, है ना? जिस दिशा में ग्रेविटी एक्ट करी उसी दिशा में हमारे बॉडी की मोशन भी है, तो वो फेवर कर रही है उसको, और इसलिए इज इक्वल टू प्लस जी आया था उसके लिए। तो ये तीनों ग्राफ जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, दिस इज ओनली एंड ओनली व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तब के ग्राफ है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्लियर यहाँ पे पूरा। तो यहाँ पर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वाले पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब इसमें जुड़े हुए 2 नोट वाले पॉइंट मेरे को लिखा के देने, नोट वाले पॉइंट, शॉर्टकट पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर। और मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि लाइक ट्रिक्स, और यू कैन रिमेंबर एज अ काय म्हणत होती मी त्याला, राज की बातें। तो उसमें राज की बात पहली ऐसी, वो तो ऑलरेडी अपने स्कूल में पढ़ी थी राज की बात, कि जब एखादी हेवी बॉडी और एखादी लाइट बॉडी दोनों को सेम हाइट से हमने रिलीज किया, एखादी हेवी बॉडी एंड एखादी लाइट बॉडी दोनों को सेम हाइट से हम रिलीज किया, तो आपको पता है कि अगर एयर का रेजिस्टेंस हम निग्लेक्ट करते हैं तो वो दोनों बॉडी जमीन पे सेम टाइम में पहुंचेंगी और सेम वेलोसिटी के साथ पहुंचेंगी। ये आपने स्कूल में पढ़ा था ना? पढ़ा था कि नहीं? Yes. इफ द, वो फीदर वाला उस दिन बोला था ना आपने, इफ द हेवी बॉडी एंड द लाइट बॉडी both are released, if the heavy body and the light body both are released, if the heavy body and the light body both are released from the same height, if the heavy body and the light body both are released from the same height, they will attain the ground, in the same time with same velocity। ये राज की बात है, ध्यान में रखना। If the heavy body and light body both are released from the same height, they will attain the ground in the same time with same velocity। Of course ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं, what is neglected? Air resistance is neglected। हाँ, air resistance is neglected, then only, otherwise not। air resistance is neglected, तो ही, नहीं तो नहीं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट वो कौन सा, दूसरी राज की बात बताती हूँ। हाँ, ये इनके फॉर्म्युले भी मालूम है ना, दे बोथ आर अटेनिंग द सेम ग्राउंड विथ द सेम टाइम। टाइम माहिती आहे ना कसा काढायचा? तो E इज इक्वल टू, कोणता फॉर्म्युला? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, ये वाले फॉर्मूले से E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी से टाइम मिलेगा, और V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh से वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड मिलेगा। दोनों भी लिख के रखती हूँ। नेक्स्ट अपना ट्रिक है, वो लिख लेंगे। कौन सी ट्रिक? अभी ये तो हो गया वेलोसिटी और टाइम के बारे में। दूसरा है कि अगर, हाँ वो तो मैंने लिखा के दिया, टाइम ऑफ असेंट, ये दूसरा राज की बात, कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू यू बाई जी, ये भी राज की बात है, ये ध्यान में रखना। एक और राज की बात है, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा के दिया है, तो यहाँ पे लिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और राज की बात है, in case of a motion under the effect of gravity, the speed with which the body is projected up is equal to the speed with which it comes back to the point of projection। म्हणजे एखादी बॉडी जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जिस वेलोसिटी के साथ आपने नीचे से ऊपर फेंका था, उतने ही वेलोसिटी के साथ वो जब पहुंचती है वापस, कम बैक, उसी पॉइंट पे पहुंचती है जिस पॉइंट से आपने फेंका था, उसी पॉइंट पे जब आती है वो, तो उतनी ही वेलोसिटी अटेंड करती है जितनी वेलोसिटी के साथ आपने उसको फेंका था। तो ये भी एक राज की बात है, ये भी लिखा के देती हूँ। तो राज की बात समझी क्या आपको? बोलेंगे? Yes, ma'am. क्या बताई राज की बात, बताओ। Yes, ma'am. जब बॉडी अपवर्ड ग्रेविटेशन के अपोजिट ऊपर की दिशा में फेंकी जाती है, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, वो सेम होती है। कौन बोला? ईशा बोल रही क्या?
यस मैम। क्या बोली ईशा, एक बार फिर से बता। जब एक पार्टिकल ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी जाती है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है वो सेम होती है। हाँ, तो अभी जरूरी थोड़ी है कि वो ग्राउंड को टच कर, अभी जब मैंने तूने बॉल हाथ में पकड़ा था तो तूने ग्राउंड से उड़ाया था क्या? बॉल हाथ में पकड़ के उड़ाया था ना। अरे तूने यस मैम। जब बॉल ऊपर की दिशा में फेंका था तो बॉल हाथ में पकड़ी थी ना। हाँ, तो तेरा हाथ जो था जमीन को टच कर रहा था कि नहीं ना। तो वो बॉल तूने ऊपर की दिशा में फेंका पर्टिकुलर वेलोसिटी देने के बाद, फिर वो बॉल ऊंचाई पे जाएगा, फिर वो मैक्सिमम ऊंचाई पे जाने के बाद मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी 0 बन जाएंगी, फिर वो नीचे की दिशा में आएगा रिवर्स में। फिर जिस लेवल पे तेरा हाथ था उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे जब वो आएगा तो उतनी ही वेलोसिटी अटेंड करेगा जितनी वेलोसिटी के साथ तूने छोड़ा था। ये मैंने बोला ईशा, समझी क्या ईशा? हाँ मैम। और तुम लोगों ने क्या समझा कि जमीन पे जब पहुंचने की वेलोसिटी और तुम्हारे जब जहां से तुम रिलीज करते हो वो वेलोसिटी सेम होंगी। ये गलत बोला था तुमने। अब तुमने क्या समझा था मुझे मालूम नहीं, बट मैंने ये बोला है कि जिस हाइट से तुमने वो बॉडी को रिलीज किया था ऊपर की दिशा में, जब वो नीचे की दिशा में आती है तो जब वही लेवल पे जब पहुंचती है तो वही लेवल पे उतनी हाइट अटेंड करती जितनी उसने ली थी। देखो, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी द स्पीड, ये राज की बात है ईशा, द स्पीड विथ विच in case of motion under gravity the speed with which a body is projected up is equal to the speed with which it comes back to the point of projection. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जहां से आपने उसको फेंका था वो पॉइंट पे आती है। और एक और चीज, और दरम्यान वैसे करते मोशन करते दरम्यान जब तू सेम हॉरिझॉन्टल लेवल पे आती, समजा एक बॉल आहे असा खालून वर फेकला तो असा पाथ परफॉर्म करून असा येतो, राईट? तर आता ही जमीन नाहीये, समजा दिस इज नॉट अ लेवल ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड लेवल तर इथे आहे आणि तुम्ही जो बॉल फेकला होता तो इथून या हाइट वरून फेकला होता, ठीक है? ये आपने बॉल फेंका था ये हाइट से, ये ईशा ने बॉल फेंका, ठीक है? तो ये हाइट से फेंका, अभी ये बॉल ऐसा ऊंचाई पे गया फिर ऊपर नीचे इधर ये लेवल पे आया। तो देखो ये लेवल पे जब बॉल की जितनी वेलोसिटी थी ना, सपोज अभी ईशा ने फेंका 10 मीटर पर सेकंड के साथ, ये लेवल पे बॉल आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 9 मीटर पर सेकंड, ये लेवल पे आया तो उसकी हो गई 8, ऐसा करते 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 यहाँ पे उसकी बन गई 0। अब ये ऊपर से नीचे आएगा ना, तो जब ये बराबर ये लेवल पे आएगा ना, यहाँ पे देखो अब ऊपर से नीचे आया तो बराबर ये लेवल पे आया कि ये लेवल उसके साथ मैच होता है, अब उसकी फिर से 8 बनेगी, ये लेवल पे अभी फिर से उसकी 9 बनेगी और ये लेवल पे फिर से 10 बनेगी। अब समझे क्या? येस मॅम। हा, येस म्हणजे मॅम। मला असं म्हणायचं होतं की नेमकं हीच वेलोसिटी मॅच होणार असं नाहीये, ह्या इन बिटवीन सेम हॉरिझॉन्टल लेवलच्या प्रत्येक वेलोसिटी मॅच होतील, दैट व्हाट आई मीन टू से। अब क्लियर हुआ क्या मुझे क्या बोलना था? कई बार ऐसा होता है कि मेरे को क्या बोलना है वो मैं बताती हूँ बट समझने में अपनी थोड़ी गफलत हो जाती है कि हाँ मैडम ने बोला था कि 10 मीटर पर सेकंड के साथ छोड़ा क्या तो जमीन पे आएगा 10 मीटर पर सेकंड। मैंने ऐसा नहीं बोला बेटा, मैंने ऐसे बोला कि आप जिस लेवल से वो बॉडी को छोड़ रहे हो और जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से आपने उसको छोड़ा था और जितने वेलोसिटी के साथ छोड़ा था उतनी वेलोसिटी के साथ जब वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आएंगी तो उतनी वेलोसिटी वो अटेंड करेंगी, ये मेरे को बोलना था। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया सबके दिमाग में? बोलो। येस मैम। ओके मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम, और जो आपने नोट का पहला पॉइंट बताया उसमें आपने ऐसे क्यों लिखा है कि अ, अगर हम कोई हैवी वेट वाले सब्जेक्ट को हाँ या तो हाँ बराबर है लाइट उसमें। वेट को अगर हम ऐसे लीव करते हैं तो वो सेम ही टाइम पे ग्राउंड को टच करेंगे। हाँ तो सेम टाइम में और सेम हाइट, क्योंकि मैंने सेम हाइट से छोड़ा था ना दोनों को भी। हेवी, एक बॉडी हेवी थी और पर एक मैम लाइट वो थी।
एक बॉडी वेट तो अलग है ना, वो एक हैवी है और एक लाइट है, तो राइट राइट एब्सोल्युटली राइट। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। बॉडी की जो मोशन है अच्छा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग द एयर रेजिस्टेंस। तो वो चाहे हेवी बॉडी मैंने ओके बोला, मैम। और जैसे चौथे मजले से मैंने एक हाथी छोड़ा और एक चींटी छोड़ी, तो जिस टाइम में तुम्हारा हाथी जमीन पे पहुंचेगा उतने ही टाइम में चींटी भी पहुंचने वाली है। अब समझी क्या मुस्कान? हाँ मैम। हाँ मुस्कान बोल रही थी ना, देख तेरी आवाज पहचानी कि नहीं मैंने? हाँ मैम। वेरी गुड, तेरी आवाज हाँ तो दूर से भी पहचान लेती हूँ। ठीक है, तो हाँ अभी मैम। आता है अगला पॉइंट। अभी बड़ा हेवी पॉइंट है, अलग पॉइंट है। अभी मैं एयर कंसिडरेशन ले रही हूँ। सुनो रे सब लोग, नीट जेडब्ल्यू वाले, अब तक के मैंने एयर कंसिडरेशन नहीं लिया था। हाँ बोलो। जैसे आपने वेलोसिटी को सेम सेम हम्म, उसी तरह से टाइम भी सेम होगा ना, हॉरिजॉन्टल में कंसिडर किया तो? हाँ बट एक बात जरूर आहे की दोघांना पण मी सोडताना रिलीज करताना सेम हाईट वरून सोडलं असेल तर. हाँ तर हा, आता एकाला 5व्या मजल्यावरून सोडशील, दुसऱ्याला 4थ्यावरून सोडशील आणि मग टाइम मॅच करशील तर कसं शक्य आहे? नाही मॅम, एकच पार्टिकल खालून वर टाकताना आणि तोच खाली येताना परत. हो, मग आताच तर लिहून दिलं टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. लिहून तर दिलं ग मी. हा, मग ते प्रत्येक लेवल मध्ये पण सेम असू हो हो शकते ना? बिलकुल बिलकुल बिलकुल.